हेलो एवरीवन, आज हम इकोनॉमिक्स में मुद्रा और बैंकिंग, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, थर्ड लेसन है, इसके क्वेश्चन आंसर लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम लेसन 3 चैप्टर 3 मनी एंड बैंकिंग। क्वेश्चन 1 है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां हैं। आंसर है, जब एक वस्तु का विनिमय प्रत्यक्ष रूप में दूसरी वस्तु से होता है तो उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। अन्य शब्दों में वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें वस्तु का लेन देन वस्तु से किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित कमियां हैं। नंबर 1, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु दूसरे व्यक्ति के पास हो और जो वस्तु दूसरा व्यक्ति चाहता है वो पहले के पास हो। दूसरे शब्दों में, पहले व्यक्ति की वस्तु की पूर्ति दूसरे व्यक्ति की मांग की वस्तु हो और दूसरे व्यक्ति की पूर्ति की वस्तु पहले व्यक्ति की मांग की वस्तु हो। जब तक आवश्यकताओं के इस प्रकार का दोहरा संयोग नहीं होता है, वस्तु का लेन देन नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी के पास जूता है परंतु वो उसके बदले में गेहूँ तैयार नहीं है तो विनिमय संभव नहीं है। दूसरा है सामान्य लेखा इकाई का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में भिन्न भिन्न वस्तुओं का मूल्य जानने के लिए और तुलना करने के लिए कोई सर्वमान्य मापक नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गेहूं का लेन देन करना चाहता है तो उसे गेहूं का मूल्य कपड़े के रूप में 1 किलो गेहूं 1 मीटर कपड़ा, दूध के रूप में 1 किलो गेहूं 2 लीटर दूध आदि बाजार में उपलब्ध हर वस्तु के रूप में पता होना चाहिए। यह अत्यंत कठिन कार्य है। तीसरा, स्थगित भुगतान के मानक का अभाव। वस्तु विनिमय व्यवस्था में वस्तुओं का भविष्य में भुगतान करने में कठिनाई होती है। इस प्रणाली में ऐसी कोई इकाई नहीं होती जिसे स्थगित या भविष्य भुगतान के मानक के रूप में प्रयोग कर सकें। वस्तु के रूप में भावी भुगतान का वस्तु के रूप में भुगतान किया जाए तो इसमें कई कठिनाई उत्पन्न होती है, जैसे भविष्य में दी जाने वाली वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर विवाद, भविष्य में भुगतान की वस्तु पर असहमति, अनुबंध की अवधि के दौरान वस्तु के अपने मूल्यमान में उतार चढ़ाव का जोखिम, जिससे एक को लाभ तथा दूसरे को हानि होने की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए, कीमत एक्स ने 10 वर्ष के लिए अपना रथ श्रीमान वाई को दिया। 10 वर्ष बाद वही रथ नहीं लौटा सकता क्योंकि वे पुराने हो गए। यदि वो नया रथ लौटाता है तो गुणवत्ता पहले वाले रथ से अधिक हो सकती है और कम भी हो सकती है। इसके बाद आता है मूल्य संचय का अभाव। यह मूल्य को संचय वस्तु के रूप में हो सकता है, परंतु मूल्य को वस्तुओं के रूप में संचित करने में निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं। पहला, मूल्य को वस्तुओं के रूप में संचित करने में अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, वस्तु नाशवान होती हैं। तीसरा, वस्तुओं के मूल्य में अंतर आ जाता है। चौथा, वस्तुओं को रखे हुए भी मूल्यह्रास होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह के लिए मूल्य का संचय करना चाहता है तो वो क्या संचय करेगा? क्या वो बारातियों का भोजन बनाकर रख देगा? क्या वो फर्नीचर खरीद कर रख देगा? अन्य कठिनाइयाँ। पहला, वस्तु विनिमय में ऐसी वस्तुओं के लेन देन में बहुत कठिनाई आती है जिसका विभाजन और उपविभाजन नहीं हो सकता। मान लिया एक बैल 100 किलो गेहूँ, परंतु बैल का मालिक केवल 50 किलो गेहूँ खरीदना चाहता है तो वो आधा बैल नहीं दे सकता। दूसरा, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना चाहता है तो वह अपने धन को दूसरे स्थान पर ले जाने में असमर्थ हो सकता है, जैसे कोई अपने खेत एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं ले जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या हैं? मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है, मुद्रा के कार्य हैं 4: माध्यम, मापक, मानक, भंडार। मुद्रा के प्रमुख कार्यों को 2 भागों में बांट सकते हैं: प्राथमिक कार्य, गौण कार्य। प्राथमिक कार्य, विनिमय का माध्यम। ये मुद्रा का सर्वप्रथम और सर्व महत्वपूर्ण कार्य है। मुद्रा के इस कार्य के ने क्रय और विक्रय की इस क्रिया को दूसरे से भिन्न कर दिया है। आज का समय सभी अर्थव्यवस्थाएं मौद्रिक अर्थव्यवस्थाएं हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी दोहरे संयोग का अभाव है। इसे मुद्रा के इस कार्य ने दूर कर दिया है। अब यदि एक वस्त्रों के विक्रेता चावल खरीदना चाहता है तो उसे ऐसा चावल विक्रेता ढूंढने की आवश्यकता नहीं जो बदले में वस्त्र चाहता हो।
वो वस्त्र देकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और उस प्राप्त मुद्रा से चावल खरीद सकता है। अतः मुद्रा से दोहरे संयोग के अभाव की कमी स्वतः दूर हो जाती है। मुद्रा किसी कार्य के कारण मुद्रा को सामान्यकृत क्रय शक्ति कहा जाता है। मूल्य की इकाई, मुद्रा का लेखा की इकाई कार्य को मूल्यमान का मापक भी कहा जाता है। मुद्रा के इस कार्य का अर्थ है जिस प्रकार प्रत्येक चर को मापने की एक इकाई होती है, वजन को किलो में, कद को सेंटीमीटर में, दूरी को किलोमीटर में, इसी प्रकार किसी वस्तु के मूल्य को मुद्रा में नापा जा सकता है। अतः मुद्रा मूल्य के मापक इकाई का कार्य करती है। यदि कोई पूछे कि स्पर्श में क्या मूल्य है तो हम ये नहीं कहेंगे कि स्पर्श बराबर 5 किलो चावल या 10 पेन, बल्कि हम मौद्रिक रूप में उसका मूल्य बताएंगे। अतः मुद्रा लेखा की इकाई कार्य है। वस्तु विनिमय प्रणाली में सामान्य मूल्य मापक या लेखा की इकाई का अभाव, जिसे मुद्रा की इस कार्य ने दूर कर दिया है। तीसरा, स्थगित भुगतान का मान। अस्थगित भुगतान के वे भुगतान होते हैं जो भविष्य में किसी समय भुगतान किए जाते हैं, क्योंकि मुद्रा का अपना मूल्य अर्थात उसकी क्रय शक्ति सामान्यतः अपरिवर्ती रहती है। एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में व्यावहारिक लेन देन में साख और उधार का बहुत महत्व है। अस्थगित भुगतान या भविष्य भुगतान मुद्रा में ही संभव होते हैं, क्योंकि एक तो मुद्रा का मूल्य स्थिर होता है, इससे मुद्रा का विनिमय का माध्यम का कार्य उसे सामान्यकृत क्रय शक्ति प्रदान करता है। मुद्रा का प्रयोग भविष्य भुगतानों से संबंधित खतरे को भी कम कर देता है। आज के समय में मुद्रा के कारण ही इतने दीर्घकालीन समझौते हो पाते हैं। मूल्य का संचय। जब कोई व्यक्ति अपनी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए मूल्य का संचय करना चाहता है तो वो केवल मुद्रा के रूप में ही कर सकता है। इसके कारण इस प्रकार है। पहला, मुद्रा की क्रय शक्ति अन्य वस्तुओं की तुलना में अपरिवर्ती रहती है। दूसरा, मुद्रा की कीड़ा, दीमक आदि नहीं लगता, अर्थात मुद्रा रखे हुए नष्ट नहीं होती। तीसरा, मुद्रा का संचय करने में बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। चौथा, मुद्रा को आसानी से एक स्थान तक से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजा जा सकता है। मान लिया कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए अभी से कुछ बचत करना चाहता है, तो क्या वे अभी से भोजन बनवा सकते हैं या वे अभी से वस्त्र खरीद सकते? नहीं, वे मुद्रा के रूप में अपने भविष्य की आवश्यकताओं के लिए मूल्य का संचय कर सकते हैं। मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा के कारक मूल्य का हस्तांतरण आसान हो गया है। यदि किसी व्यक्ति को भारत से कनाडा में मूल्य हस्तांतरण करना है तो मुद्रा के माध्यम से वो बहुत सहज हो गया है। बैंक मुद्रा इसमें और अधिक सहायक है। मुद्रा के इसी कार्य के कारण आज संपूर्ण विश्व एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरह लेन देन कर पा रही है। मुद्रा के प्रत्येक कार्य विनिमय प्रणाली की एक कमी को दूर कर रहा है। विनिमय प्रणाली की कमी मुद्रा का वो कार्य है जो इस कमी को दूर कर रहा है। इस प्रकार मुद्रा का प्रत्येक कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली की एक कमी को दूर कर रहा है। प्रश्न 3 है, संव्यवहार के लिए मुद्रा का मांग क्या है? किसी निर्धारित समय अवधि में संव्यवहार मूल्य से ये किसी प्रकार से संबंधित है। उत्तर, मुद्रा की मांग संव्यवहार को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, तो इसे संव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग कहा जाता है। अन्य शब्दों में ये गृहस्थों तथा फर्मों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के लेन देन के कार्यों के लिए की गई मुद्रा की मांग है। सौदों के लिए नकदी संचय की मांग इसीलिए होती है क्योंकि मुद्रा की प्राप्ति और उसके व्यय में समय का अंतर होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय मासिक आधार पर प्राप्त करता है और मास के पहले दिन बिल भुगतान करते हैं तो हमें पूरे मास नकद राशि धारण करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। लोग अलग अलग समय पर आय प्राप्त करते हैं। उनका व्यय उस पूरे समय अंतराल में लगातार होता रहता है। व्यक्ति और फर्में कितनी मात्रा में नकदी का संचय करना चाहेंगे वो सौदों की कुल मात्रा पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था में कुल सौदों की मात्रा राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। तो प्रश्न 4, मान लीजिए एक बंधपत्र 2 वर्ष बाद 500 रुपये के वादे का वहन करता है। तत्काल कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो बंधपत्र की कीमत क्या होगी? तो इसमें हम मान लेते हैं बंधपत्र की कीमत x है, ब्याज की दर 5% और समय 2 वर्ष। पहले वर्ष का ब्याज हो जाएगा x/20। दूसरे वर्ष के लिए बंधपत्र की कीमत x + x/20 होगी, यानी 21x/20। तो दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा 21x/20 × 5/100 बराबर 21x/400। इसके बाद कुल ब्याज आएगा 1 + 2, तो x/20 + 21x/400 बराबर 41x/400। क्योंकि 41x/400 500 के बराबर है, इसलिए x बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 4878। तो आंसर बंधपत्र की कीमत 4878 रुपये है। प्रश्न 5 है, मुद्रा की सट्टा मांग और ब्याज की दर का विलोम संबंध क्यों होता है? आंसर है, जब हम मुद्रा को सट्टा मांग के उद्देश्य से अपने पास रखते हैं तो मुद्रा को नकदी रूप में अपने पास रखने के अवसर लागत
ब्याज दर है। यदि हम 5,000 बैंक में रखें, वो हमें 10% वार्षिक देता है, तो हमें 5,000 को अपने पास नकदी के रूप में रखने की अवसर लागत 500 है। यदि ब्याज दर कम होकर 5% हो जाए तो अवसर लागत भी कम होकर 250 रुपये हो जाएगी। अतः ब्याज की दर अधिक हो तो नकदी रखने की अवसर लागत अधिक और तदनुसार मुद्रा की सट्टा मांग कम हो जाएगी। इसके विपरीत भी यही होगा। इसे अन्य शब्दों में समझाया जा सकता है, एक व्यक्ति के पास दो विकल्प हैं कि वो अपने पास उपलब्ध नकद मुद्रा को बॉन्ड के रूप में निवेश कर दे, दूसरा वो उसे सट्टा उद्देश्य से अपने पास रखे। यदि वो नकदी को सट्टा उद्देश्य के लिए अपने पास रखता है तो उसे वो आय छोड़नी होगी जो उसे बॉन्ड में निवेश करके ब्याज के रूप में प्राप्त कर सकता है। इसे हम नकदी रहने की कीमत कह सकते हैं। मांग के नियम के अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा कम होती है तथा विपरीत होता है। अतः ब्याज दर बढ़ने पर सट्टा उद्देश्य के लिए मांगी गई मुद्रा की मात्रा में कमी होगी तथा विपरीत इसी तरह से होगा। अतः मुद्रा की सट्टा मांग और ब्याज दर में विपरीत संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता पाश क्या है? तरलता पाश एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्याज की दर अति निम्न होती है और हर निवेशक भविष्य में ब्याज दर की वृद्धि की आशा करता है। परिणामस्वरूप निवेशक को बांड में निवेश करना आकर्षक नहीं लगता। ऐसी हालत में लोग बांड बेचकर मुद्रा अपने पास इकट्ठी करते जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में बॉन्ड्स ऐसी परिसंपत्ति ना के बराबर आय प्रदान करती है। इससे मुद्रा के लिए सट्टेबाजी की मांग अनंत या पूर्ण लोचदार हो जाती है। इसे नीचे दिए हुए चित्र में दिखाया गया है और चित्र आपकी पुस्तक में बने हुए हैं। ब्याज दर 2% के बाद मुद्रा मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो जाता है। इस स्थिति को तरलता पाश या तरलता फंदा कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, वैधानिक पत्र क्या है? कागजी मुद्रा क्या है? उत्तर है, वैधानिक पत्र अथवा वैधानिक मुद्रा, इससे तात्पर्य उस मुद्रा से है जिसे कानून का समर्थन प्राप्त है और कोई भी व्यक्ति इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, भारत की घरेलू सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के लेन देन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 100 रुपये या उससे अधिक नोटों को लेन देन से इनकार नहीं कर सकता। कागजी मुद्रा, इससे तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी करेंसी नोट और सिक्कों से है। इसका सोने और चांदी के सिक्कों की तरह कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। ये सरकार के आदेश पे प्रचलित होती है। इस मुद्रा को आदेश मुद्रा भी कहते हैं। तरलता पाश का चित्र है। वाई एक्सिस पे ब्याज की दर है, एक्स एक्सिस पे मुद्रा के लिए सट्टा मांग है। तो वाई एक्सिस से नीचे की ओर झुकता हुआ, बाएं से दाएं की तरफ झुकता हुआ जो वक्र है उसको तरलता पाश वक्र कहते हैं। यानी कि ब्याज की दर कम होने पे सट्टा मांग बढ़ती जाती है।